मुंह के सर्जरीज करते हैं, जैसे जिसमें जुबान का कुछ पार्ट निकलता है, गाल का कुछ पार्ट निकलता है, मैंडिबल का कुछ पार्ट निकलता है, तो इनिशियली फीडिंग में और इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। कभी कभी हल्का फुल्का आवाज़ भी चेंज होता है, स्पेशली अगर जुबान का ऑपरेशन होता है, जो कि विद इन 3 मंथ और ओवर द ईयर वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। बट उनके इफेक्ट जो है लंबे टाइम तक रखते हैं। लेकिन इनके अलावा बाकी दूसरे पार्ट्स के सर्जरीज रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन सर्जरी या फिर थोरेक्स सर्जरीज या इवन अपन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास, बोन सार्कोमास में जो रहता है, तो उनके इफेक्ट सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहते हैं। विद इन 10-15 डेज में वो चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाती है। एक और जो चीज़ है, हम अब सर्जरी के लिए इनिशियली जो रहता था कि हम ट्रीटमेंट में रेडिकली बहुत ज़्यादा जाते थे, अब हम सर्जरी में उसके लिए ऑर्गन प्रिजर्वेशन के हिसाब से भी अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली रहता था कि किसी को हाथ या पैर में कैंसर हो गया तो उसका हाथ काट देना है या पैर काट देना है बीमारी के ऊपर से, तो काफ़ी चीज़ें होती थी जिसे हम एम्पुटेशन भी बोलते हैं। लेकिन विद टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है, इमेजिंग इंप्रूव हुआ है, अपनी सर्जिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, तो अधिकांश केसेस में, इस तरह के केसेस में हम उनकी लिम्स को प्रिजर्व कर पाते हैं सर्जरी के दौरान। मतलब अपन ये दूसरे शब्दों में कहें कि फंक्शनल आउटकम अच्छा रहता है। या सर्जरी से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेशक कुछ हिस्सा हमें हटाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसके वापस उसके रिजनरेट होने के या उसके बेटर होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू डॉक्टर तेज। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर पूनम आपसे रहेगा। हेलो। रेडिएशन का क्या रोल है सर्जरी इस ट्रीटमेंट में? वेल एक्चुअली में सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर का ट्रीटमेंट किसी भी एक मोडेलिटी से नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर सर्जरी हो गई है तो आगे ट्रीटमेंट पेशेंट नहीं लेना चाहता है, या कीमो लगवा लिए तो वो आगे कहीं सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहते हैं। सो इट्स अ मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर रोहित बता रहे थे। जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन को हम दो फॉर्म्स में देते हैं। पहला है क्यूरेटिव इंटेंट, जहां हम पेशेंट की डिसीज़ को कम्प्लीटली क्योर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डॉक्टर रोहित बताए कि स्टेजिंग करते हैं, एंड अगर स्टेजिंग के बाद हमें लगता है दैट स्टैटिस्टिकली द डिसीज़ इन अ क्योरेबल स्टेज, देन इन दैट कंडीशन हम रेडिएशन देते हैं। और ये रेडिएशन आफ्टर सर्जरी दिया जा सकता है, जहाँ जब टिश्यू जो ऑपरेट हुआ है उसको हमने पैथोलॉजी में भेजते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट अगर कुछ ऐसे हाई रिस्क फीचर्स उसमें डिफाइन करती है जो इनसाइड ट्यूमर रिकरेंस, यानी कि उसी जगह पर जहाँ ऑपरेट हुआ है वहाँ दोबारा बीमारी के होने की संभावना बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर सर्जिकल बेड पर रेडिएशन देते हैं। दूसरी चीज़ होती है ऑर्गन प्रिजर्वेशन अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल जो वोकल कॉर्ड, यानी कि जो गले में बोलने का यंत्र होता है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, पहले उसे पूरी तरह निकाल देते थे अगर कैंसर होता था, बट अब वहाँ हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन अप्रोच यूज़ करते हैं। तो वहाँ अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो सिर्फ रेडिएशन से ही वो ट्रीट हो सकता है। थर्ड सिटिंग आती है जब पेशेंट इनऑपरेबल है, या कई बार हमारे पेशेंट्स ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं या मेडिकली फिट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम रेडिएशन और उसके साथ में कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। एक और कंडीशन आती है कि जहाँ पर हमें फंक्शनल प्रिजर्वेशन करना है, कैंसर है लेकिन स्फिंक्टर की टोन को मेंटेन करना है, या कोई और ऐसा फंक्शन है जिसे हमें प्रिजर्व करना है, जैसे कि रेक्टल कैंसर के केसेस में, तो वहाँ हम प्री ऑपरेटिवली क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा एक जो सेटिंग होता है वो है पैलिएशन। पैलिएशन का मतलब है कि कैंसर इज़ इन स्टेज 4 और इट्स इन अ इनक्योरेबल कंडीशन, लेकिन कोई ऐसा सिम्टम आ गया है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ कैंसर, या बहुत ज़्यादा बोन पेन हो रहा है, कई बार कन्वल्जन्स आते हैं ब्रेन मेटास्टेसिस की वजह से, या स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन हो रहा है जिससे पैरालिसिस हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम सिम्टम्स को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए सिंगल या 5 सिटिंग्स में ट्रीटमेंट देते हैं, और इससे हम रेडिएशन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इससे जुड़े कुछ मिथ्स भी हैं। हाँ, वैसे थैंक्स टू द सोशल मीडिया, और ये स्पेशली मैं बच्चे देख रही हूँ सब फ़ोन से लगे हुए हैं, तो मिथ्स तो काफ़ी कम हो गए हैं अब रेडिएशन को लेकर। बट एक दो क्वेश्चंस हैं जो आज भी मुझे ओपीडी में पूछते हैं पेशेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चंस तो आता है कि सिर के बाल उड़ जाएंगे, स्कैल्प हेयर लॉस। देखिए यह एक बहुत
बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। जैसे आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट लगाते हैं, आप जिस एरिया पे लगाते हैं ये सिर्फ उस एरिया को अफेक्ट करता है। सेम वेज जो रेडिएशन है वो एक लोकल ट्रीटमेंट है। तो अगर पेशेंट को हम सिर के एरिया में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब तो स्कैल्प हेयर लॉस होगा, यानी कि सिर के बाल उड़ेंगे। अदरवाइज अगर हम फेस को, चेस्ट को, एब्डो को, पेल्विस को, मतलब नीचे के हिस्से को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें सिर के बाल कभी भी नहीं उड़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि विद रेडिएशन पेशेंट कई बार कीमो ले रहा है या सर्जरी करा कर आया है या उसकी इम्यूनिटी डाउन है तो वो एज इट इज़ बहुत वीक होता है, तो उस वजह से ज़रूर आपके ये हो सकता है कि सिर के बाल आपके उड़ जाए। एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारी खाल जल जाएगी, स्किन बर्न। एक्चुअली ये क्वेश्चन कहाँ से आया था कि पहले हम कोबाल्ट से ट्रीट करते थे या ऑर्थो वोल्टेज दे रहा था उससे पहले। तो यहाँ पर क्या था कि जो रेडिएशन बीम थे वो बहुत ही हार्ड होते थे, तो जब वो स्किन के थ्रू गुजरते थे तो वो मैक्सिमम डोज जो था वो स्किन को देकर जाते थे और स्किन में रिएक्शंस आती थी। बट अब बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं जैसे कि IMRT, IGRT और दूसरे टेक्निक्स भी हैं। तो इनकी वजह से क्या हुआ है कि जो स्किन को रेडिएशन जाता है, यानी कि जो खाल को जो रेडिएशन की डोज जाती है वो बहुत ही मामूली होती है। तो डेफिनेटली स्किन काली पड़ती है, बट जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही माइल्ड होती हैं। जैसे आप सन में बहुत देर तक बैठे सूरज में तो सन बर्न हो जाता है, इस तरह से मामूली रिएक्शंस होती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि आप जिस दिन ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं उसके 15 या 20 दिन के बाद स्किन फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो एक दो मिथ्स हैं ये अभी भी बने हुए हैं और इनका यही मैं आंसर करना चाहूँगी। थैंक यू। आज ऑडियंस में बहुत सारी फीमेल्स हैं और बहुत सारी बच्चियां भी बैठी हैं, तो आज मैं स्पेशली आपसे जानना चाहूँगी कि फ़ीमेल कैंसर की स्क्रीनिंग के क्या ऑप्शंस हैं। ओके, स्पेशली फॉर यू गर्ल्स फर्स्ट, जो स्कूल के बच्चे आए हैं, सबसे पहली चीज़ बच्चों की हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है बट हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग योर साइकिल्स एंड अदर टाइम्स ऑल्सो। पर्सनल हाइजीन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, वैसे फीमेल्स में इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट है, सेकंड नंबर पे सर्वाइकल कैंसर आता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर हम कहें तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ स्क्रीनिंग मैमोग्राम इज़ देयर, जो कि 40 साल के, आई होप बच्चे इज़ गोइंग, उनके स्कूल का टाइम हो गया। हाँ ओके, सो आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स जो भी महिलाएं हैं उनको एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम ज़रूर कराना चाहिए फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। दूसरी चीज़ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अर्ली डिटेक्शन के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ जो एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपीज़ जो पिल्स हैं उनका यूज़ जुडिशियली करना चाहिए। दे शुड नॉट बी टेकन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और डेफिनेटली हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो एक तो क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन कॉज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, तो एक तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में। इस वैक्सीन को कोई भी बच्ची जो 9 या 10 साल की हो गई है उसको लगवाना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है एंड इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। दूसरी चीज़, जो भी महिलाएं 25 साल की एज को क्रॉस कर गई हैं उनको पेप्समियर विथ HPV को टेस्टिंग, ये टेस्ट हर साल अपना ज़रूर कराना चाहिए। तो ये दो मेथड अगर हम फॉलो करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का अर्लीस्ट डिटेक्शन किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर पूनम। डॉक्टर तेज, आप इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? मैं जस्ट एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी इतने सारे बच्चे हैं, यही एक वो एज होती है जिस टाइम पे जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया था कि टोबैको यूज़, यही वो एज होती है जिसमें टोबैको का एडिक्शन लगता है। अगर यहाँ पे जो बच्चे हैं एटलीस्ट ये सोच समझ के जाएँ, प्रण करके जाएँ कि हम टोबैको यूज़ नहीं करेंगे लाइफ लॉन्ग, तो हम काफ़ी सारे कैंसर्स को एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा चीज़ है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, मैं इन सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को जाके बोलें, 2 वैक्सीन्स हैं जो कि कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। पहला मैम ने ऑलरेडी बताया, HPV वैक्सीन जो आता है जो कि सर्वाइकल कैंसर्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो वैक्सीन ज़रूर लें।
और दूसरा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो रहता है, जो कि लिवर कैंसर के हिसाब से रहता है। सो इन दोनों वैक्सीन को जरूर लें, बिकॉज आप उस एज में हैं जब आपको ये वैक्सीन लेने चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को इस चीज़ के लिए कन्विंस करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर तेज। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मीडिया से मिलती है, डॉक्टर के मुंह से जो हम सुनते हैं वो हम अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि न केवल आनुवंशिकता कैंसर का कारण है, बल्कि बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल भी कैंसर को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग का किसी का भी यूज़ ना करें। मिनिमम से मिनिमम अल्कोहल की जो क्वांटिटी बताई जाती है वो भी किसी भी रूप में हम उसको सेफ़ नहीं बता सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हमेशा ये याद रखें कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी माया है। माया के पहले अगर हम बोलें तो स्वास्थ्य सबसे पहले है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरी सुख घर में हो माया। तो ज़रूरी है कि हम सबसे बड़ी माया जो भगवान ने हमें दी है उसका ख्याल रखें, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा से बनाएं। स्वस्थ और हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड थैंक यू टीम फॉर enlightening session. Thank you very much. थैंक यू सो मच अंशु मैम एंड थैंक यू सो मच ऑल दी पैनलिस्ट। और अब मैं नरेशन शर्मा सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ अलॉन्ग विद एडवोकेट शिवा गौर, और हमारे मॉडरेटर्स को और हमारे पैनलिस्ट को फेलिसिटेट करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मुकेश मिश्रा जी से, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो स्टेज पर आएँ। और हमारे बीच में नारायणा की पूरी टीम यहाँ, जिन्होंने सेशन को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया बच्चों के साथ। स्पेशली मैडम थैंक्स किया, आपने बच्चों के मतलब की बात भी बताई जो सुन रहे थे। तो एक बार क्लैपिंग तो आप सबकी तरफ से बनती है, एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। यस सर, प्लीज़ वेलकम मुकेश मिश्रा जी और नरेशन शर्मा।